बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, जून जून असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखें कि जितनी भी सियासी जमातें जो कल तक एक दूसरे की हलीफ थीं, एक दूसरे के बग़ैर जो है वो पानी भी नहीं पीती थी, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा होगा कि इनमें थोड़े से इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो गए हैं। और जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आने वाले वक्त में मज़ीद उनमें इजाफ़ा होगा। मसलन अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जो लोअर लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएंगे और हम जो है वो वज़ीर आज़म देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब को। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, तो उनको भी आपके सामने है कि थोड़े बहुत शिकवे शिकायत जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नवाज़ का जो मौक़िफ़ है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। आप अक्सर देखें जो शहबाज शरीफ साहब से या किसी भी बड़े जो टॉप के जो रहनुमा हैं पीएमएलएन के, उनसे जब सवाल किया जाता है कि जी इलेक्शन कब होंगे, तो वो बड़े दिलचस्प जवाब देते हैं कि जी हम तो अगस्त में जो है वो छोड़ देंगे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। ऑन दी अदर हैंड यही सवाल अगर आप किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से पूछें, तो वो आपको कहेंगे कि जी हम तो चाह रहे हैं कि आइनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो, नवंबर के बजाय अक्टूबर में हो जाने चाहिए। उनको जल्दी है और पीएमएलएन और ये थोड़ा-सा डिले से काम ले रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त पीपल्स पार्टी को इलेक्शन बड़े सूट करते हैं। इसलिए सूट करते हैं कि सिंध में इन्होंने स्वीप करना है, जो इस वक़्त पोजीशन नज़र आ रही है। बलूचिस्तान वो भी तकरीबन पीपल्स पार्टी के हाथ में। पंजाब में जो है वो लोअर पंजाब की साइड पे इनका अच्छा हाथ पड़ा हुआ है। इसी तरह केपी में आप देखें, वहाँ से भी ये सीटें निकाल जाएँगे। तो इस वक़्त पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है कि एज़ ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सामने आ सकती है, प्रोवाइडेड कि पीटीआई, हम इस वक़्त वो सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में नहीं होगी। अब आ जाएँ आप, इसीलिए आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी है, उसकी कोशिश यही है कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हों। पीएमएलएन जो है वो लेट वेट एंड सी इस फार्मूले के ऊपर अमल पैरा है। वो अब आगे जाके देखेंगे, उनको अगर लगेगा कि अगर तो हालात साज़गार हैं, वो इस पोजीशन में हैं कि पंजाब से मेजॉरिटी सीटें निकालें, कुछ केपी से निकालें, और फिर उसके बाद उनको लगता है कि वो हुकूमत फॉर्म करने की पोजीशन में आएंगे, तो फिर वो चाहेंगे कि इलेक्शन टाइम पे हों। लेकिन अगर उसमें थोड़ा-सा भी 19-20 हुआ, तो ये चाहेंगे कि निगरां हुकूमत की मुद्दत जो है वो उसमें 1-2 महीने या व्हाटसोएवर इज़ाफ़ा हो जाए। क्योंकि अब पॉजिटिव नैरेटिव तो आप देखें, वो तो पीएमएलएन बनाने में कामयाब हो चुकी है। जैसे जी आईएमएफ का हमने प्रोग्राम जो है वो अप्रूव करवा लिया है, रिज़र्व्स हमने बढ़ा लिए हैं, ज़ाहिर है अपना यूएई से भी आ गए हैं और सऊदी अरब से भी आ जाएंगे, चीन से भी ताल्लुकात बड़े अच्छे इन्होंने कर लिए हैं। तो दे हैव गॉट मैनी थिंग टू गो इन पब्लिक। तो और ये कि जितना टाइम स्पैन लंबा होगा, तो उनको सारी की सारी जो महंगाई और दीगर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो साबका हुकूमतों के ऊपर या इवन केयर टेकर हुकूमत के ऊपर डालने का मौका मिलेगा। तो इस वजह से पीएमएलएन जो है वो थोड़ा-सा इस किस्म का मौक़िफ़ दे रही है, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ कोई भी इस किस्म का बयान नहीं दे रहे, जो कल कलां को उसका क्लिप फिर वायरल हो के देखें जी शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन तो आगे चले गए। दैट्स द रीज़न व्हाई कि जो है वो इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हद तक सोच रहे हैं कि हम जो असेंबली है वो हमने छोड़ देनी है, यानी हुकूमत जो है वो अपनी असेंबली जो है वो खाली कर देगी और उसके बाद आगे लेट सी एंड वेट। तो ये बज़ाहिर जो है वो पीएमएलएन की हिकमत अमली नज़र आ रही है। और मौलाना साहब ज़ाहिर है वो उनका एक अपना है असर, तो वो उसको देखते हुए चलेंगे, ज़ाहिर है जिस तरफ भी उनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई। तो नाज़रीन, ये था हमारा सियासी मंजरनामा। पीएमएलएन के रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब और दीगर भी, वो चाह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जबकि जो है वो नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन और दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, बिलावल भुट्टो इज़ आइडियल फॉर प्राइम मिनिस्टर। और इसी बात को लेके आगे मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें मज़ीद मसाइल पैदा होंगे।
तो इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर बल्दियात हैं और बड़े की जो है वो रहनुमा हैं, और तकरीबन मोर और लेस आप ये समझें कि जरदारी साहब के दीफरयाल तालपुर के जो है वो करीब तरीन लोगों में समझे जाते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। वेलकम टू दी शो नासिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत शाह से? साहब, ये ज़राअत के ऊपर जो है वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दोनों बड़ा फोकस कर रहे हैं और बड़े कमिटेड हैं कि ज़राअत जो है वो हमें इस बहरान से जो है वो निकाल सकती है, जो इस वक्त माशी तौर पे हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। तो सिंध हुकूमत का और आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, बिल्कुल, और ये वक्त की ज़रूरत है। और फूड सिक्योरिटी जो है पूरी दुनिया में उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से ये शुरू हुआ है और चारों सूबों में इस पर काम होगा। और मैकेनाइज्ड फार्मिंग होगी, जिससे बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो इशू हैं वो बेहतर होंगे। जो महंगाई है, दीगर चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो पीटीआई की नाअहल वफाकी हुकूमत थी, जब मुल्क उस वक्त हमारे पास गंदम ज़्यादा थी, सरप्लस थी, और हम लोग उसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इनके आने के बाद सूरत हाल ये हुई कि हमें इम्पोर्ट करनी पड़ गई। तो ये इस तरह के इश्यूज, फिर जितनी सब्जियां हैं, बहुत सारे चीजें जो हैं वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो अगर ये फार्मिंग होगी तो एक तो उसमें मुकम्मल तौर पर यहाँ पे बेहतरी आएगी। और ये सारी चीजें हमारे पास, जिस तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में उनको स्टोर किया जाता है, बवक्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें ये काम आएंगी। और दूसरा ये है कि इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी आएगा, ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी होंगी, और यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और सब ही इस बात पे मुत्तफिक हैं, आपके इल्म में है कि हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है, और हमारे यहाँ ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव है, और गवर्नमेंट का भी, और जाहिर है इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद भी थे, और दीगर ममालिक से लोग आकर इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं। और मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और अल्लाह करे ये मुकम्मल हो और कामयाबी से शुरू हो जाए। शाह साहब, ये दुबई में भी मुलाकात हुई है एक जरदारी साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और उसके हवाले से आवाम में भी बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि ये क्या बात हुई होगी इनमें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी रिजर्वेशंस का इजहार किया है। और आप तो अंदर के बंदे हैं तो आपको तो पता होगा, अगर आप ज़रूरी समझें तो ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं सर, क्या डिसाइड कर लिया आपने वहाँ पे दोनों बड़ी पार्टियों ने मिल के? देखिए, मैं एक अर्ज करूं आपको कि कोई भी मुलाकात जो है, इसकी कोई हतमी तफसील या ये बात कि वाकई मुलाकात हुई है, ऐसा कोई चीज मुझे इल्म में नहीं है। लेकिन ये मुलाकातें होनी चाहिए, होती रहती हैं, सियासी बातें होती हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि इस तरह की कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई। और अगर मुलाकात हुई है तो बहुत बेहतर है, होनी चाहिए। और जाहिर है सब लोग अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बाकी रहे मौलाना साहब, तो मौलाना साहब इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए। लेकिन उन्होंने वजाहत कर दी थी कि उनका गिला जो था वो पीटीएम के लिहाज से था, और मुझे जहां तक इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की उनसे मुलाकात हो गई है, और वो अब काफी मुतमईन है। इलेक्शन के हवाले से जैसे पीएमएल-एन है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम जी हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन इलेक्शन कब होंगे इस हवाले से वो सर्टेन किस्म का जवाब नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी का जो ना, ऑन दी अदर हैंड, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी इलेक्शन ना सिर्फ ये कि टाइम के ऊपर होने चाहिए, बल्कि अक्टूबर में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त तो बहुत इस बात पे फोकस होना चाहिए कि टाइम पे इलेक्शन हो। हम तो अक्टूबर में चाहते हैं, नवंबर
क्या तो तब कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत को 2-3 दिन पहले उसको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन टाइम पे उसको खत्म होना चाहिए और 2 माह में इलेक्शन होने चाहिए और इसमें कोई भी डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही मुल्क के लिए बेहतर है। क्योंकि जो बाहर के दुनिया है या आईएमएफ है या और बहुत सारे इश्यूज हैं, वो जब तक यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो तब तक उसमें कोई ज्यादा अच्छी पेशरफ्त नहीं आएगी। तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे और होने भी चाहिए। नहीं शाह साहब, देखें, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद तो सबको है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो फिक्रमंद हूँ वो पीएमएलएन की तरफ से जो जो बयानात आ रहे हैं, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के जो मैं बयानात आपको कोट कर रहा हूँ, जिसमें वो वाज़े तौर पे ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना कि इलेक्शन कब होंगे। वो तो गोल मोल बात कर रहे हैं कि जी हमने जो है ना वो छोड़ देनी है हुकूमत, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है। तो आपका भी क्या यही मौक़िफ़ है? जी, मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन जो है वो भी ये चाहती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहती और मुझे पूरी उम्मीद है कि पीएमएलएन या पीडीएम में जो लोग शामिल हैं वो कोई इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। वो सब चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो। जैसे आपने खुद कहा कि आईएमएफ ने भी कहा है कि एक तो वो चले इंस्टॉलमेंट जो है वो, अगर वो टेन्योर है इनका केयर टेकर का, तो उसमें देंगे, बाकी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को देंगे। तो यही सूरत हाल दीगर जगहों पे भी है। तो ये देखें, एक आप अगर थोड़ा सा माजी में जाएं, तो जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, ये 2008 से ले लें, 2013, फिर 2018, फिर 2023, तो इसमें ये वही चीजें शुरू हो जाती हैं कि जी बड़ा कोई ऐसी नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जी, फिर वो केयर टेकर बनेगा, फिर वो बड़ा लंबा अरसा चलेगा। तो ये मफरूजे जो हैं ये हमेशा पहले अफवाहें छोड़ी जाती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि जितनी भी असेंबली हैं उन्होंने अपने 5 साल जो है मुकम्मल किए हैं। अभी हालिया दिनों में 2 असेंबलियां जो हैं वो, एक साहब जो इंतशार चाहते थे मुल्क में और चाहते हैं, उन्होंने एक चलती हुई 2 असेंबलियां पंजाब और केपी को जो है वो डिसॉल्व किया और बाद में उस पर वो पछताए भी हैं। तो ये अदरवाइज तो जितनी असेंबलियां आप 2008 से ट्रैक उठा लें कि वजीर आजम वज़राए आजम चेंज जरूर हुए हैं, लेकिन असेंबलियों ने अपना टेन्योर पूरा किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, जो पिछला 1-1.5 साल का अरसा गुजरा है उसमें आपने देखा होगा पीडीएम की या हुकूमत की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है। तारीखी महंगाई हुई है, तारीखी कर्जे लिए गए, तारीखी गुर्बत हुई है, तारीखी बेरोज़गारी हुई है। तो पीडीएम या आपकी हुकूमत जो है वो आवाम में बयानिया कौन सा लेके जाएगी? क्या आप मतलब जो है ना वो सेल करेंगे कि जी हमें वोट दें? तो क्यों दें? क्यों आवाम आपको वोट दें? पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है। उनके इल्म में है कि जो नाहल वफाकी पीटीआई हुकूमत थी जो 2018 में आई और 1947 से लेकर 2018 तक, इनकी हुकूमत से पहले तक जितने कर्जे थे, जो डॉलर या बहुत सारे जो इश्यूज थे, वो इतने नहीं बढ़े थे इतने सालों में, 70 या 69 सालों में, जितने इनके 3 साल और कुछ माह में जितने कर्जे बढ़ गए, जितने और चीजों में इजाफा हुआ, बिजली और दीगर बहुत सारी अशिया थी अगर उस वक्त सबके पास था, वो एक तसलसल था उनका, जिसमें उन्होंने आईएमएफ से बहुत सख्त शराइत पर मुआहदे किए, फिर उनसे इनहराफी की ताकि ये मुल्क और संगीन हालात की तरफ जाए। जब उन्होंने देखा कि उनकी हुकूमत नहीं रह रही, ये उसका तसलसल है। मौजूदा हुकूमत ने तो बड़ी मजबूरी में आकर ये मुश्किल फैसले किए, लेकिन ये महंगाई और ये सारी चीजें बिल्कुल हैं, हमें बहुत एहसास है। लेकिन मुल्क के बेहतरी के लिए अगर उस हुकूमत को घर न भेजा जाता आईनी तौर पर, तो हम मजीद इस वक्त मुश्किलात में आते। तो इसलिए हम बिल्कुल जाएंगे, लोगों को इल्म भी है, उनको बताएंगे भी, और इसलिए हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो जाए।
साहब, असल में पिछली हुकूमत तो नाअहल थी, ये एक पॉइंट तो आपके पास है, आपके पास भी है, पीएमएलएन के पास भी है। मुझे वो पॉइंट बताएं कि जिन्हें आप आवाम को दिखाएंगे कि जी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये मंसूबा बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, कोई चीज़ें जो आवाम को आप दिखाएंगे कि जी हमने ये अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से जो है वो आवाम को वोट, तो हम स्पेसिफिकली आस्किंग कि आपने आखिर वो कौन कौन से कारहाय नुमाया अंजाम दिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनका विजन तरक्की, बेहतरी, भलाई और मुल्क में बेहतरी लाने का है, जो इस वक्त भी देखें पूरी दुनिया में जा रहे हैं। और अब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तारीफ की कि ये जो आईएमएफ और दीगर चीजें बेहतर हुई हैं, ये उनका भी उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, और पॉलिटिकली आपने देखा कि ये एक बड़ा एक मुहिम चलाई गई थी, और आज से नहीं है ये। 77-78 से शुरू थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और वो उसको बढ़ाया गया। ये सब क्या कहते थे कि जी पीपल्स पार्टी वाले ऐसे हैं, नून लीग वाले ऐसे हैं, ये जी बड़े धुले हुए हैं, बड़े साफ हैं। वो आपने देख लिया। अब ये अवाम ने देखना है कि वो जिनको धुला हुआ समझ रहे थे, जिनको पता नहीं क्या समझ के, और फिर आरटीएस के उसमें जीते, फिर बाद में भी उनको पता नहीं कैसे कैसे जिताया गया। अब अवाम ने समझ लिया था, और आपने देखा था कि उस वक्त उनकी हुकूमत में जितने बाई इलेक्शन हो रहे थे वो हार रहे थे। तो अब भी हम अपना नैरेटिव लेके जाएंगे जो बेहतरी का है, भलाई का है, जो हमारा मंशूर भी आएगा सबके सामने। और मैं अब एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है अक्टूबर वाला, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन है। सिंध में इंशाल्लाह हम आपको स्वीप करके दिखाएंगे। साउथ पंजाब में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहले भी हमारे 5-6 एमएनए वहां पे हैं, और 2-2 हजार से हमारे उस वक्त हरा दिए गए थे आरटीएस से। सेंट्रल पंजाब में फैसल साले हयात साहब जीत गए थे, उनको 2000 से बाद में रिजल्ट चेंज कर दिए गए। इस तरह कुछ और दोस्त भी हैं। अभी बलोचिस्तान में हालिया रिजल्ट आया है बल्दियाती इंतखाबात का, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन म्यूनसिपल के इसमें एक बहुत बड़ी तादाद में जीत के आए हैं। सर, ये पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ एज ए होल हमारे सामने आ रहा है, वो तो ये है कि जी आप लोग तो, और सूट भी करता है, पोजीशन भी मेरी अपने जो जजमेंट है उसके हिसाब से भी ज़्यादा पोजीशन बेटर पीपल्स पार्टी की है इस वक्त, आज की तारीख तक। तो आप लोग जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे, और उनको बनाएंगे तो फिर आप, हम ये समझें कि मरियम नवाज़ का तो फिर मुश्किल ही है वज़ीर आज़म बनना, या मियाँ साहब का। देखिए, मुर्जा वहाब जो है एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रहे, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अब वो मजीद बेहतर परफॉर्म करेंगे। हाफिज नईम साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरे मोहतरम हैं, और हमने तो पूरी कोशिश की थी कि वो साथ रहें। और मेयर, क्योंकि अददी अक्सरियत जो थी उस वक्त कराची में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 106 के करीब हमारे डायरेक्ट नुमाइंदे थे जो जीत के आए थे, और जमायत इस्लामी के 86 थे। तो जाहिर है हमने कहा कि मेयर हमारा हक है, और डिप्टी मेयर पे हाफिज साहब आए, और सबको साथ हम मिलाएं। पीटीआई भी हो, मुस्लिम लीग नून के भी लोग जीते थे, मौलाना फजल रहमान के भी वोट जीते हैं, पीएलपी का भी 1-2 लोग हैं। तो कराची की बेहतरी के लिए कराची में बहुत जरूरत है काम करने की। बात बता दें, अब वो इलेक्शन तो होते रहेंगे, आगे होते रहेंगे, पीछे होते रहेंगे, टाइम पे होते रहेंगे। आवाम का इस वक्त मसला ये नहीं है, ख़ास तौर पे जो कराची के लोग हैं, और बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो टैंकर से पानी भरते हैं। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें कि इनके नलकों में पानी कब आएगा, और कब जो है ना इन टैंकरों से जान छूटेगी। और बहुत सारे इलीगल जो हाइड्रेंट हैं उन पर हमेशा कार्रवाई होती रहती है, गिरफ्तारियां होती हैं, उनका सामान जब्त किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जरूर होती हैं, लेकिन उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है। पानी की चीज बढ़ाने के लिए, वसाइल बढ़ाने के लिए K4 भी काम कर रहा है। उसके अलावा हब डैम का हमने सोर्स को बढ़ाया है, उसको बेहतर किया है ताकि उससे ज्यादा पानी आए। और भी कुछ चीजें, फिर डीसैलिनेशन के 2 प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं जो समंदर से मीठा पानी करके
हम लोगों को देंगे। वो महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन उसको सब्सिडाइज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब। नाज़रीन, आपने सुना, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएगी और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, थोड़ा सा मौजू से हम हटते हैं और कराची के हवाले से और ख़ास तौर पर ये ट्रैफ़िक का आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफ़िक के बड़े मसले मसाइल हैं, चालान कट रहे हैं और हम लोग खिलाफ वर्जियाँ किए जा रहे हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ़ ट्रैफ़िक रिलेटेड इश्यूज़। तो मैंने कहा पब्लिक अवेयरनेस का भी थोड़ा बहुत जो है वो इंसान को करना चाहिए एहसास। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़ा सा आज एसएसपी ट्रैफ़िक हैं ताहिर नूरानी साहब, उनसे बात की है ताकि हमारे जो पब्लिक है या नाज़रीन है उनको भी पता चले कि हमारी जो ट्रैफ़िक है उसमें किस किस्म की मसाइल जो है वो हम सामना कर रहे हैं और किस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ या चालान वगैरह क्यों होते हैं। वेलकम टू द शो ताहिर नूरानी साहब। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, थैंक यू सो मच। कराची में वैसे तो तकरीबन सारे ही ट्रैफ़िक कवानीन की वायलेशन में हम लोग नंबर 1 हैं, लेकिन फिर भी आपकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन क्या है कि कौन-सा जो कानून है उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो कराची के शहरी खिलाफ वर्जी करते हैं? हमारे सबसे ज्यादा वैसे बनवे की खिलाफवर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर जब बना 5-10 साल पहले, कराची लोकल गवर्नमेंट ने बनाया रोडों का, तो उसमें थोड़ा सा डिजाइन करते वक्त लोगों की थोड़ी सी अगर वो प्रैक्टिस कर ली जाती, ग्राउंड रियलिटीज को थोड़ा रियलाइज किया जाता, तो लोग मनवे की खिलाफवर्जी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आदि नहीं है लोग 2-1 किलोमीटर दूर से जाके यू टर्न ले लें। तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जिसका हम सख्ती से कार्रवाई करते हैं डेली बेसिस पे। अगर मैं अपने जिले की बात बताऊं तो मेरे पास 1000-1500 के करीब तो चालान इसी बात के होते हैं कि लोग वाहनों की खिलाफवर्जी करते हैं। हाँ, रश ड्राइविंग की भी ज्यादा खिलाफवर्जी है, रश ड्राइविंग बहुत होती है। फिर ब्लैक काले शीशे, लोगों का मतलब शौक मिजाज बन गया है कि हमने काले शीशे गाड़ी के करने हैं, जबकि ये एक्सेप्शनल लोगों के लिए होता है और मखसूस किस्म की चीजों के लिए ये काले शीशे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो किस कानून की ज़्यादा खिलाफ वर्जी करते हैं? देखिए, मोटरसाइकिल वाले तो 90% मोटरसाइकिल वाले तो हेलमेट की खिलाफवर्जी होती है कि हेलमेट नहीं पहनते, और हेलमेट ये हिस्सा है मोटरसाइकिल का, और उसकी एक तो बहुत बड़ी खिलाफवर्जी करते हैं। दूसरा, फिर वन वे की बहुत ज्यादा खिलाफवर्जी करते हैं। तीसरा जो है वो रश ड्राइविंग होती है, और सिग्नल की खासतौर पे वो तोड़ते हुए निकल जाते हैं। अच्छा, एक जो है ना वो और बहुत बड़ा इशू है। नंबर 1, जिसकी जहाँ मर्ज़ी आती है वो उठा के स्पीड ब्रेकर बना देता है, नंबर 1। इस वजह से भी ट्रैफ़िक के मसाइल पैदा होते हैं। दूसरा जो है वो ट्रैफ़िक जो रोड्स वग़ैरह हैं उस पे आपने देखा होगा ठेले वाले आके खड़े हो जाते हैं, कहीं जुमा बाज़ार लगा हुआ है, कहीं हफ्ता बाज़ार लगा हुआ है, तो ये भी ट्रैफ़िक के रवानी में जो है वो बड़ा खलल डालते हैं। तो इस हवाले से ट्रैफ़िक पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या इनको सड़कों से हटाना ट्रैफ़िक पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है? आकमल साहब, आपने खुद ही फरमा दिया कि हमारी डोमेन नहीं है, और इसमें हकीकत है कि सवाए रोड के हमारा और कोई काम नहीं है, कि अगर रोड पे तजाविजात हैं तो उसको हम हटाते हैं। गाड़ियां खड़ी हैं या ठेले खड़े हैं तो उनके खिलाफ हमारे पास मुकदमे का 341 का एक मुकदमा है जेर दफा, वो हम कर सकते हैं। गाड़ी को हम लिफ्ट कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं 1000-1500 तक का, और ये हम करते हैं। मगर ये जो फुटपाथों के इंक्रोचमेंट है या जुमा बाजार मंगल बाजार का आपने जिक्र किया, अब ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, इंतजामिया होती है, डीसी साहब की इंतजामिया है, पुलिस की इंतजाम, पुलिस वाले हैं। अब ये उनका काम है कि ये उनको हटाएं, उनको ऑल्टरनेट जगह दें, या जो भी है फुटपाथ को खाली करें। बहरहाल हम अपना काम कर रहे होते हैं, हम अपने रोड को क्लियर कराते हैं, कभी कभार हम मिलके भी कर रहे होते हैं। स्पीड ब्रेकर जहां तक ताल्लुक है, तो अब कराची के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि मेन रोड्स के ऊपर कोई प्राइवेट आदमी स्पीड ब्रेकर बना रहा होगा। गलियों में तो शायद बना सकते हैं, मगर स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे मार्केट्स हैं, जहाँ पे मैरिज हॉल हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, XYZ, तो वहां हमें थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए। सबसे बड़ा फुकदान जो आता है अकमल साहब, वो आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्टाफ्स का। ये डिजाइन नहीं किए जाते। जैसा कि आप देखेंगे, बड़े बड़े रोड हैं, बड़े जो भी कराची की बड़ी शाहराएं हैं, 5-6 शाहराएं जो मैं आपको अगर गिनवा सकूं, सबसे बड़ी शाहराह फैसल है, फिर राशिद मनाज रोड है, इसी तरीके शाहराह इराक है जो नाजमाबाद से ग्रीन बस चलती है। इसी हवाले से जो है वो लियाकताबाद अंडरपास वाला रोड है, गजनफर अली। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें बस स्टॉप नहीं मिलता, और हमारी जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ भी कोई स्टॉप नहीं है। तो स्टॉप जरूरी है, और स्टॉप डिजाइन करने चाहिए
कि लोग फिर एक जगह से प्रिफेयर करें और हम भी उनको पाबंद करें कि जगह जगह पे गाड़ी खड़ी ना हो, ताकि एक्सीडेंट का खतरा ना हो या रोड की ब्लॉकेज ना हो। अच्छा, ये पीपल्स बस सर्विस के तहत जो है वो रेड बस, पिंक बस और काफ़ी सारी बसेस जो हैं वो हमें नज़र आती हैं शहर में। तो उसमें 2 बड़े मसाइल हैं। एक तो ये कि उनके ड्राइवर्स के हवाले से थोड़ा-सा पूछना था कि वो ट्रैफ़िक कवानीन को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इनकी वजह से कि ट्रैफ़िक के फ़्लो में यानी इस ट्रांसपोर्ट के मुतारिफ़ होने की वजह से ट्रैफ़िक के फ़्लो में कोई अच्छाई या बेहतरी आई है? सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आई है, मतलब वो लोगों को सहूलत मिली है। एक तो उनको अच्छी सर्विस मिल गई, साफ-सुथरी, फिर ज़ाहिर बात है कम पैसों में एयर हुँ। कंडीशन वगैरह की सहूलतें हैं। तो नहीं, ये कॉपरेट करते हैं, ये लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो ये लोग तो कॉपरेट कर रहे हैं। ये शायद 1-2 केसेज़ ऐसे हों जहाँ पे तेज़ गाड़ी इन्होंने चला दी हो, वरना ये पर्टिकुलर स्टॉप पे भी खड़ी करते हैं और ज़्यादा देर रुकते भी नहीं है, और इसके अलावा ये अपने तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं। क्योंकि स्पीड कहाँ देंगे? स्पीड की तो गुंजाइश ही नहीं बनती अगर कहीं निकलने की होती भी है तो। बाकी इनकी अभी तक कोई शिकायत हमें एज़ सच नहीं मिली है कोरंगी के हवाले से। इस तरह की एचएचयू मशीन है जो हम एएसआई से ऊपर के लेवल के नाम पे इश्यू करते हैं। ठीक है जी? वो मशीनें कंप्यूटराइज़ होती हैं और उसपे सारे कोड लिखे हुए होते हैं चालान के, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ज़ेड तक के, जो छोटा चालान बनने का कौन से कोड का है, एक्स, वाई, ज़ेड। फिर उनकी पेमेंट सरकारी तौर पे आ जाती है। फिर उसके बाद उस मशीन के अंदर तमाम रिकॉर्ड डेटा आ जाता है और वो फिर हमारे एसएसपी ऑफिस और डीआईजी ऑफिस में वो सारा फौरी तौर पे आ जाता है कि क्या वायलेशन हुई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कंप्यूटराइज़्ड मशीन है, इसके अंदर कोई एकी-बेकी नहीं हो सकती कि खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई पर्ची गलत कट जाए। या दूसरी बात ये कि एक वीडियो कैमरा है, आपने अक्सर देखा होगा हमारे अफसरान के पास है, जो मूवी रिकॉर्ड कर रहा होता है, वीडियो जब चालान हो रहा होता है, तो एक तो ये प्रूफ भी मिल जाता है हमें कि चालान जेन्युइन हुआ है। दूसरा ये कि ये वीडियो कैमरा रखने का मकसद भी सिर्फ़ ये होता है कि चेक एंड बैलेंस, हमारा स्टाफ किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा देखा गया है कि ये अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा नहीं, कई सारे मसीहे जो है ना वो हमें खड़े हुए मिलते हैं और धड़ाधड़ कई मोटरसाइकिल वालों को साइड पे लगा रहे हैं या सुजुकी वालों को साइड पे लगा रहे हैं और दे मार 4.5 तुम्हारी बत्ती नहीं और चालान पे चालान दे तेरे दी, चालान पे चालान। तो इज़ दिस इन योर नॉलेज और मतलब आप लोगों की ड्यू परमिशन से ये चीज़ें हो रही होती हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है, हमारा एहतसाबी अमल बड़ा ज़बरदस्त है और हमारी टीमें निकली भी होती हैं। और जो जिस तरीके से माशाल्लाह आपने देखा है कि हमारे आईजी साहब के इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उन्होंने एक टीमें बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और इस तरह के लोगों की जो मिक्सअप हैं, उनके लिए। तो हमारी भी टीमें निकल जाती हैं और ये मोटरसाइकिलों वालों के साथ या किसी के साथ भी जो ज़्यादती हो रही है, इन रिटर्न में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई ऐसा मैसेज या वीडियो आता है, हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर नूरानी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने आज का देखा। ज़ाहिर है ट्रैफ़िक कवानीन की बात अगर की जाए तो उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे। ये एक अच्छी और सुलझी हुई कौम का जो है वो शेवा है और वन वे की खिलाफ वर्जी, हेलमेट पहनना, ये इस किस्म की चीज़ें हैं जिसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। ज़ाहिर है दूसरों का भी फ़ायदा है लेकिन अपना फ़ायदा बहरहाल हमारा ज़्यादा है। और एज़ ए नेशन जो है ना वो हमारा एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर हम ट्रैफ़िक के लॉज़ की जो है वो पासदारी करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है, इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।